Hello students and welcome to Business Studies class. In today's class we are going to start with the revision of chapter 2nd, that is Principles of Management. In our last class we had already covered the revision of chapter 1st. I hope आप सबको वो chapter clear होगा जो हमने revise करा chapter 1st. Today we are going to start with the Principles of Management. In your UT first, the exam that school will conduct, in that UT you all have to prepare chapter 1st and chapter 2nd till फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आपके जो यूटी में सिलेबस कवर होगा, जो यूटी का आपका सिलेबस है वो ये है कि आपको चैप्टर फर्स्ट है वो पूरा करना है और चैप्टर सेकंड है वो फ्यूल के प्रिंसिपल्स है, 7 प्रिंसिपल्स बस वहाँ तक करना है. मतलब आज की क्लास में जो मैं आपको फ्यूल के प्रिंसिपल्स जहाँ तक करवाऊंगी वहाँ तक आपको सेकंड चैप्टर कवर करना है. पूरा सेकंड चैप्टर आपके यूटी में नहीं आएगा. ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी. लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? आई होप आप सबको क्लियर होगा. अगेन आई रिपीट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे इस चैप्टर में हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो हमारे मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे फ्यूल एंड टेलर. उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके बेसिस पे आपको एक जनरल गाइडलाइन, मैनेजर को एक जनरल गाइडलाइन मिलती है जिसके थ्रू, जिन प्रिंसिपल्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, उन प्रिंसिपल्स को अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा, मान लीजिए उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी काम में या उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे वो डील कर रहा है, तो इन प्रिंसिपल्स को अगर वो ध्यान में रखेगा तो उसे शायद थोड़ी सी हेल्प मिले. ये एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं, एक जो प्रिंसिपल्स हैं जनरल गाइडलाइंस है. ऐसा नहीं है कि आप इन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही जो है यूज़ कर सको, क्योंकि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. तो ये प्रिंसिपल्स एक तरीके से आपको गाइडलाइन के थ्रू हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं जस्ट. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये जनरल गाइडलाइंस है जिसकी वजह से मैनेजर्स को हेल्प मिलती है डिसीजंस लेने में. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का? फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये पूरे यूनिवर्स पे, ठीक है, जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट हो रही है, जहाँ पे भी मैनेजमेंट कंडक्ट हो रहा है, वहाँ पे ये एप्लीकेबल रहेंगे. चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या स्मॉल, वहाँ पे ये आपको जनरल गाइडलाइंस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, आप इनकी मदद से, आप इनकी हेल्प से अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो आप इन प्रिंसिपल्स को एज अ गाइडलाइन आप इन्हें यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस. मैंने आपको बता दिया मैनेजमेंट, जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, एक तरीके से आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं. ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई मतलब रेडीमेड एक सॉल्यूशन मिल गया है एक प्रॉब्लम का, कि आपको अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो. ऐसा नहीं है. ये एक नॉर्मल आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन आई तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो, जिसकी वजह से ये उन प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो. अब जो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट ने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये उन्होंने उस टाइम पे दिए होंगे जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आई होगी कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तब उन्होंने ये चीज़ें डिस्कवर करी होंगी, तब उन्होंने ये प्रिंसिपल्स डिस्कवर करे होंगे. ठीक है, तो तब की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो ये प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि आप इन्हें केवल एक गाइडलाइन के थ्रू यूज़ कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपने ये प्रिंसिपल्स अपनाए और आपकी वो प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाए. आप इनकी हेल्प ले सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं ये प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म हुए हैं. ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, जो आपके फ्यूल और टेलर थे, उन्होंने डायरेक्ट ही अपने मन से ये प्रिंसिपल्स जो है वो बना दिए. नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस करी, उन्होंने चीज़ों को एनालाइज करा, तब जाके उन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए. उसके बाद मेनली बिहेवियरल. अब यहाँ पे मेनली बिहेवियरल का मतलब है कि हम लोग मैनेजमेंट में, मैनेजर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट में किस पे डील करते हैं, ह्यूमन की बिहेवियर से डील करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे
ये बोला गया है कि तो जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो किससे डील करते हैं, ह्यूमन से डील करते हैं। तो ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होता है। हर किसी के मतलब बिहेवियर अलग अलग होता है। ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है वो वेरी करता है, किसी का बिहेवियर कैसा है, किसी का बिहेवियर कैसा है। तो मेनली बिहेवियर का मतलब है कि आपके जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो ह्यूमंस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको ध्यान रख के तब उसके बाद ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ठीक है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर को कोई भी नीड चाहिए या उन्हें कोई जनरल गाइडलाइंस चाहिए तो वो इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब आपका जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है वो किस पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब अगर आप इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसका क्या कॉज है और प्लस उसकी क्या इफेक्ट है, तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है वो आपका मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स करते हैं। लास्ट है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो कंडीशन या सिचुएशन रहेगी प्रॉब्लम की वो सेम ही रहेगी। हमेशा क्या होता है, जो सिचुएशन होती है वो अलग तरीके की आती है मैनेजर्स के सामने। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक तरीके से उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? फर्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपके मैनेजर्स की अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज इंप्रूव करते हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स आपका जो आपके मैनेजर है वो यूज़ में ले रहे हैं तो उनकी जो खुद की नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है, साथ में उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। क्योंकि अगर उनके सामने कोई सिचुएशन आई है और उन्होंने उन्हें डील करा है उस सिचुएशन को अगर उन्होंने डील करा है तो इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से ही क्या होगा। ठीक है। तो वो जो चीज़ है जिसकी वजह से मैनेजर्स की क्या होती है, मदद होती है, उनकी जो नॉलेज होती है प्लस उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इम्प्रूव होती है। उनकी एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबिलिटी, समझने की जो एबिलिटी है उनकी, ठीक है, जो उनकी क्षमता है समझने की, वो इंक्रीज होती है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इस प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हो तो काफ़ी हद तक जो है आप रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हो। ठीक है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हो, इनको एज अ गाइडलाइन ले रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अपने रिसोर्सेज को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हो, वेस्टेजेस नहीं होगा रिसोर्सेज का। उसके बाद है साइंटिफिक डिसीजंस। अब आपके जो मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं, जो मैनेजमेंट आपका डिसीजन लेता है वो किस पे बेस्ड होता है, कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में। ठीक है। उसके बाद है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आपकी, अब जैसे आपको पता है, मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर कराया था कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, चेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस रहते हैं एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस की वजह से भी जो आपके प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करने में, आपको हेल्प करने में कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कौन हेल्प करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं उसके अंदर। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रिंसिपल्स को यूज़ में ले रही है, अब आपको पता है कि जनरल गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही सेम प्रिंसिपल यूज़ करना है, पर आप इनकी हेल्प ले सकते हो। तो आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, दे आर फ्लेक्सिबल। आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग जो है प्रिंसिपल्स को उन्हें चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फॉलो करने में, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में ही हेल्प नहीं करते, साथ में कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको भी हेल्प करने में, कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ध्यान में रखनी है, उसके लिए भी आपको बताते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब
आपके जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आपके हर कोर्स में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसी थ्योरिस्ट है, ऐसी मैनेजमेंट थ्योरिस्ट जो आपके थ्योरिस्ट थे पहले, उन्होंने ऐसे ये प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो आप ट्रेनिंग करोगे, रिसर्च करोगे, कुछ भी करोगे तो वहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप अगर हायर स्टडीज़ में भी जाओगे, पीबीए करोगे, एमबीए करोगे, तो वहाँ पे भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जो भी आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी वहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको ये प्रिंसिपल्स याद आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्योल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो फ्योल थे हमारे, वो आपको पता होगा, ही वॉज अ मैनेजमेंट थ्योरिस्ट जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, हमें वो 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। पर आपके यूनिट टेस्ट में केवल 7 प्रिंसिपल्स आएंगे जो मैं इस क्लास में कवर करूँगी, बाकी के 7 प्रिंसिपल्स नहीं आएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कौन से प्रिंसिपल्स मैं बोल रही हूँ, कहीं पता चला आपने यूनिट टेस्ट में जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो कवर कर लिए। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से मतलब है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में जो काम है वो डिवाइड कर दिया, ताकि काम जो है वो इजीली जल्दी हो जाए। ठीक है, काम जो है जल्दी इजीली हो जाए, आपने टाइमली जो है पूरा काम कर लिया, और आपने जो काम जो है हर एम्प्लॉय को दे दिया। ऐसा भी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो बिना काम के बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आप जब डिवीजन करोगे, जब काम को आप डिवाइड करोगे, जो आपका डिवीजन ऑफ वर्क है, जब आप काम को डिवाइड करोगे तो आप एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे काम दोगे। जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप उसे काम दोगे। ऑब्वियस ही बात है, जो अगर एक पर्सन 12th पास है बस, तो उसे उसके हिसाब का काम मिलेगा। और वहीं अगर एक पर्सन जिसने एमबीए की डिग्री ले रखी है तो उससे अच्छा काम मिलेगा, उसे उसकी पोस्ट का काम मिलेगा। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क बोल रहा है, फ्योल ने ये बोला है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में जो काम आप डिवाइड करोगे वो एज पर देयर क्वालिफिकेशन, देयर नॉलेज एंड देयर एक्सपीरियंसेस, उसके अकॉर्डिंग आप उनके बीच में काम डिवाइड करोगे। प्लस जब आप काम डिवाइड करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो अगर आपका एम्प्लॉय वही सेम काम बार बार कर रहा है, ठीक है, मैंने एक बार उन्हें काम दिया, उनके बीच में काम डिवाइड कर दिया, एक मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का मुझे यही काम देना है, तो मैं जब उसे सेम वही काम बार बार दूंगी, बार बार करने के लिए, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहा है तो मैं उसे अगर वही काम दे रही हूँ, तो वो उस पर्टिकुलर काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। जब हम एक काम बार बार रिपीटेडली करते हैं तो हम उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, हमें पता होता है कि इस काम को हमें कैसे करना है, उससे कैसे डील करनी है। तो यही डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि फ्योल ने ये बोला है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को उसके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे काम दोगे तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये एक तरीके से बैलेंस काम करते हैं। अगर मैं किसी को भी कोई भी काम असाइन कर रही हूँ तो एक तो उसके पास अथॉरिटी चली जाएगी, अथॉरिटी कोई भी डिसीजन लेने की। मैंने उसे एक प्रोजेक्ट दिया है, मैंने अपने एम्प्लॉय को अगर कोई प्रोजेक्ट दिया है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज है जो ऑर्गेनाइजेशन से ले सकता, मतलब जो भी उसे को नीड आएगी उस प्रोजेक्ट में, वो उसके पास अथॉरिटी है, ही इज़ हैविंग द पावर टू टेक द डिसीजन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वहीं जब अथॉरिटी उसके पास गई, साथ में उसके पास क्या चलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसने कोई काम नहीं करा तो ही इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु विल कम टू मी कि मैंने ये काम कर लिया या नहीं। तो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई, जैसे उसके पास अथॉरिटी गई उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चली गई। जैसे मान लीजिए अगर मैंने मेरे एक एम्प्लॉय को ये काम दिया है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि उसे दिन में 50 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, एक दिन में उसे 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, 50 यूनिट्स। अब जब मैंने उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसके पास ये अथॉरिटी भी चली गई कि वो स्टोर रूम से जाके रॉ मटेरियल खुद लेके आ सकता है। वरना अगर मैं उसे ये अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, तो उसके पास अथॉरिटी भी नहीं जाती, वो खुद से जो है 50 यूनिट्स नहीं लेके आ, मतलब 50 यूनिट्स के लिए जो रॉ मटेरियल उसे लगेगा वो नहीं लेके आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में काम करते हैं एज अ बैलेंस। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको पता होगा डिसिप्लिन का मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डिसिप्लिन।
जो डिसिप्लिन है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर टाइप के एंटरप्राइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है केवल एक ही लेवल का जो मैनेजमेंट है वो डिसिप्लिन फॉलो करेगा। तीनों लेवल जो हैं आपके टॉप, मिडल और लोअर, ये तीनों ही लेवल्स जो है डिसिप्लिन ये लोग फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल लोअर के लिए डिसिप्लिन बना हुआ है, नहीं, तीनों जो लेवल्स हैं उनके लिए डिसिप्लिन बना हुआ है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने हैं। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि आपको एक ही सुपीरियर से क्या लेना है, कमांड लेना है, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना है। अगर एक पर्सन, जैसे मान लो कोई भी एक एम्प्लॉय है, वो अगर बहुत सारे लोगों से जो है ऑर्डर ले रहा है, तो उसे ये समझ में नहीं आएगा मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूँ, और अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं किसको जाके बोलूँ कि हाँ मैंने काम कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत सारे हेड है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक पर्सन के लिए एक ही हेड होना चाहिए। अगर उसके ऊपर आपने बहुत सारे हेड, उसके बॉसेस बहुत सारे हो गए, ठीक है, जो उसके बॉस हैं वो बहुत सारे हो गए, एक की जगह 3 हो गए, तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं उन तीनों में से किसकी बात मानूं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक प्लान के लिए एक ही हेड होना चाहिए। जैसे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक ही प्लान होना चाहिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, उनका क्या नेक्स्ट 1 मंथ का जो है क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो एक ही प्लान होना चाहिए। और उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए केवल एक ही हेड होना चाहिए। अगर बहुत सारे हेड होंगे तो वो लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर उनके पास एक ही प्लान होगा और उनका एक ही हेड होगा उन्हें गाइड करने के लिए, तो वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। अदरवाइज वो बहुत सारे डायरेक्शन में काम करेंगे अगर उनके पास कोई भी प्लान नहीं होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद का इंटरेस्ट भूल के ऑर्गेनाइजेशन के हित में, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए सोचना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ तो केवल मैं अपना ही बेनिफिट सोचूं, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोचूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचोगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में सोचेगी। तो फ्योल ने क्या बोला है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो उसे अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो बेनिफिट है वो भूल के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब एक जनरल इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल अकेले आदमी का इंटरेस्ट उसे भूल के सबका जो है एक जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए कि सबका एक ही गोल है, सारे एम्प्लॉयज़ का एक ही गोल है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 100-200 लोग होते हैं, तो उन 100 जो 200 लोग हैं वो सब अगर अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचने लग जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लोग अपना ही गोल जो है वो अचीव करने के बारे में सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उसे भूल जाएंगे। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटा दो, अपना खुद का जो बेनिफिट है उसे हटा के जो सबका एक नॉर्मल गोल हो जाए कि सबका एक ही गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन पे करो। रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, ठीक है, उन्हें फेयर वेजेस, उन्हें फेयर पे जो है, उनकी जो भी उनका कंपनसेशन बन रहा है या जो भी उनके पैसे बन रहे हैं उनको फेयर दो। ऐसा नहीं कि 3 लेवल के लोग हैं, ठीक है, मान लो 3 लोग हैं, एक जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट पर्सन है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है मेरा, तो मैंने उसको ज़्यादा सैलरी पे कर दी या ज़्यादा कंपनसेशन दे दिया। वहीं एक दूसरा पर्सन है जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, एवरेज है, तो मैंने उससे कम सैलरी पे करी। और थर्ड पर्सन है जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो मैंने उसे सैलरी बहुत कम दी। तो ये चीज़ जो है गलत हो जाएगी, ये फेयर नहीं है। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है फेयर रेम्यूनरेशन पे करो। तो स्टूडेंट्स, आपको केवल रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तक ही पढ़ना है, जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, जो मैंने आज की क्लास में कंडक्ट करा है, जो भी, बस आपको उतना ही पढ़ना है यूनिट टेस्ट के लिए। आई एम सेइंग ओनली फॉर द यूनिट टेस्ट 1, ओके। और मैंने आज की क्लास ऐसे इसलिए रिकॉर्ड करी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो शूट कर ली थी, पर उसके अंदर मेरी वॉइस नहीं आई, माइक की प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरी वॉइस नहीं आई, इसलिए मुझे आज ये वाली क्लास ऐसे कंडक्ट करनी पड़ी। आई होप आपको ये जो रिवीजन क्लास है चैप्टर 2 की टिल द फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ तक रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तक जो आपका फ्यूल का प्रिंसिपल है ये आपको समझ में आई होगी, आई होप। ओके, थैंक यू सो मच।